like a Hellcat. पार्ट 7 में हम देखते हैं कि रियोक जो कि शूटिंग प्लेस पर अपनी शूटिंग करवा रहा था कि तभी वो महा को देखकर बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है और फिर अपनी कार को टर्न नहीं कर पाता, जिस वजह से उसकी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे क्योंकि इस एक्सीडेंट में रियोक को बहुत ज़्यादा चोटें भी आ चुकी थीं, जिसे जब जैसे यूजिन भी देखता है तो वो भी यहाँ काफ़ी हैरान होने लगता है कि तभी यूजिन की नज़र महा पे पड़ती है जो कि रियोक की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरी तरह रो रही थी, जिसे रोता हुआ देख यूजिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो समझ जाता है कि अब महा भी रियोक को पसंद करने लगी है, जिस वजह से यूजिन का यहाँ मन ही मन बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है। अब नेक्स्ट सीन में रियोक को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहाँ सबसे पहले सीओ पार्क रियोक को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे और फिर उनके बाद शार्क्स टीम के बाकी सभी मेंबर्स, जहाँ जब मैनेजर जून रियोक की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरी तरह रो रहे थे एंड बार बार रोते हुए रियोक को उठने के लिए कह रहे थे, तो उनकी इस हालत को सीओ पार्क नोटिस कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि मैनेजर जून रियोक से इमोशनली अटैच हो चुके हैं। और वहीं वार्ड के बाहर बाकी सभी मेंबर्स रियोक के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ महा, शिम और यूरी ये तीनों भी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर रियोक के होश में आने का इंतजार करती हैं, जहां महा रियोक के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही थी। और वहीं नेक्स्ट सीन में जिहाक के कैफे में हमें रिपोर्टर जुंगी को दिखाया जाता है, जो कि जिहाक के पास आकर उनका फिर से दिमाग खराब करने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे बता दो कि इंजू कहाँ है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी उससे बात होती है। बट जिहाक कुछ नहीं कहते। फिर जब जैसे एक कॉल के थ्रू रिपोर्टर जुंगी को भी रियोक के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत वहाँ से चली जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंजू भी अपने मोबाइल से रियोक के एक्सीडेंट की न्यूज़ पढ़कर डायरेक्ट जिहाक को कॉल करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब मैनेजर जून सीओ पार्क को बताते हैं कि आज रियोक का स्टंट मैन नहीं आ पाया था, इसलिए रियोक ने खुद स्टंट करने का डिसाइड किया, तो ये सुन सीओ पार्क मैनेजर जून पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं एंड उनको सारी गलती का जिम्मेदार ठहरा देते हैं, ये बोलकर कि अगर आज रियोक मरा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। तो ये सुन मैनेजर जून चुप हो जाते हैं। अब थोड़ी बहुत देर के बाद हम देखते हैं कि शार्क्स के सभी मेंबर्स रियोक के रूम में उसको देखने के लिए आते हैं, जहां डॉक्टर से पूछने के बाद मैनेजर जून बताते हैं कि अब रियोक खतरे से बाहर है। तो ये सुन सभी को सांस आती है, जिसके बाद फिर जब ये सभी रियोक के रूम से बाहर आए तो तब लालिमा रियोक से मिलने आती है, जो कि रियोक के एक्सीडेंट का सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही थी और शार्क्स मेंबर से रियोक के रूम के बारे में पूछती है, जो कि वो सभी उसे बता देते हैं। जिसके बाद फिर जब लालिमा अपनी आंखों से रियोक की हालत देखती है तो वो मैनेजर जून से पूछती है कि आपने इसे कितनी देर तक काम करवाया, लगता है कि आपने इसे चैन से सोने भी नहीं दिया, क्योंकि रियोक उन लोगों में से नहीं जो मिस्टेक करे, ज़रूर ओवरलोड शेड्यूल होने की वजह से ही उसकी आज ये हालत हुई है। तो ये सुन मैनेजर जून अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। देन लालिमा गुस्से से बोलती है कि आपको रियोक पर थोड़ी तो इंसानियत दिखानी चाहिए, जो उसकी ऐसी हालत ना हो। जिसकी इन सभी बातों को सुनकर मैनेजर जून भी काफ़ी बुरा फील करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूजिन जब जैसी वापस अपने ड्रॉम आता है तो वहाँ ह्यून उससे पूछने लगता है कि क्या रियोक जिंदा है, यानी क्या अभी तक वो मरा नहीं, काश मैं भी उसका एक्सीडेंट होते हुए देख पाता। जिसकी ये बातें सुन यूजिन ह्यून पर चिल्लाने लगता है कि तुम किसी के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो। और फिर जब वो वापस अपने रूम आया तो उसको बार बार वही सीन याद आने लगता है जब रियोक की बुरी हालत देखकर महा उसके लिए बहुत बुरी तरह रो रही थी कि तभी यूजिन के पास महा की कॉल आती है और वो डायरेक्ट यूजिन से रियोक के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम्हें शूटिंग स्टाफ से रियोक की हालत के बारे में कुछ पता चला। बट यूजिन मना कर देता है। तो ये सुन महा और भी ज़्यादा परेशान होने लगती है। और वहीं जब लालिमा सभी भीड़ के सामने बाहर आई एंड अपनी वैन में बैठकर रियोक के लिए बहुत बुरी तरह रोने लगी तो उसको ऐसी हालत में महा भी देख लेती है एंड लालिमा भी वहाँ देखकर काफ़ी हैरान थी कि अब भला ये यहाँ क्या कर रही है।
और फिर वो अपनी वैन से वहाँ से चली जाती है। अब मॉर्निंग होती है जहाँ हम देखते हैं कि मैनेजर जून रात भर से रियोक के पास बैठे हुए रो रहे हैं एंड उसको होश में आने के लिए बोल रहे होते हैं, ये कह के कि प्लीज रियोक अपनी आंखें खोलो क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और उठ जाओ, और अगर तुम उठते हो तो फिर मैं वही करूँगा जो तुम मुझसे करने के लिए बोलोगे। तभी रियोक उठ के बैठ जाता है और पूछता है कि पक्का, यानी जो मैं बोलूंगा आप पक्का वो करोगे? जिसे एकदम ही उठा देख मैनेजर जून बहुत बुरी तरह हैरान होने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि रियोक रात भर से बेहोश है, जबकि रियोक तो अपनी नींद पूरी करने के बाद बस सुबह में बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जब जैसी जिहाक माहा को अपने साथ सिटकॉम की शूटिंग के लिए लेकर जा रहे थे कि तभी वो नोटिस करते हैं कि माहा बहुत उदास है, इसलिए वो माहा को कार में ही रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद फिर जब माहा शूटिंग प्लेस पर पहुंचती है तो वहाँ उसने काफी अच्छे से एक्टिंग की। पर जब ब्रेक हुआ एंड सभी लोग लंच के लिए जाने लगे तो तब माहा चोई और कांग के पास आकर उन दोनों से पूछती है कि क्या अब वो ठीक है? तो इस पर कांग ने खुद को समझते हुए बोला कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस पर चोई कांग से कहता है कि अबे वो रियोक के बारे में पूछ रही है और फिर माहा को बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि अब रियोक आउट ऑफ डेंजर है। बट माहा को यकीन नहीं आता, इसलिए वो गुस्से में बोलने लगती है कि भला मैं चिंता क्यों ना करूं क्योंकि सभी लोग मुझे रियोक के बारे में अलग अलग बात बता रहे हैं। जिसे परेशान होता देख चोई और कांग स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि इसे बोलते हैं सच्चा प्यार। जिसके बाद फिर जब ये दोनों बाहर आते हैं कि तभी वो अपने पास मैनेजर जून को आते हुए देखते हैं, लेकिन मैनेजर जून इन दोनों के लिए नहीं बल्कि माहा को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, जिस चीज की वो जिहाक से परमिशन भी लेने लगते हैं। देन अब माहा ने अपने और रियोक के बारे में जिहाक को सब बता दिया। जिसके बाद फिर वो मैनेजर जून के ज्यादा फोर्स करने पर माहा को उनके साथ भेज देते हैं। जहाँ जब जैसी माहा वैन के अंदर आई तो वहाँ कांग और चोई पहले से ही बैठे हुए थे एंड मैनेजर जून से उनको भी हॉस्पिटल ले जाने की जिद करते हैं। जिसके बाद फिर जब ये सभी हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ चोई और कांग ने पहले पब्लिक को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट किया और फिर माहा छुपके से पीछे के गेट से हॉस्पिटल के अंदर घुस गई। और वहीं दूसरी तरफ रियोक जो कि ये सोच रहा होता है कि जब माहा उससे मिलने आएगी तो तब उसे कैसे एक्टिंग करनी चाहिए कि तभी माहा को अपने रूम के अंदर आता हुआ देख रियोक तुरंत ही वापस बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। जिसके बाद अब माहा यहाँ रियोक के पास आकर काफी बुरी तरह रोने लगती है क्योंकि उससे रियोक की ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी और रोते हुए कहने लगती है कि तुम इतनी बुरी तरह इंजर्ड कैसे हो सकते हो। जिसे इतनी बुरी तरह रोता हुआ देख रियोक भी एक टाइम के लिए काफी हैरान था, पर फिर वो फिर से अपनी आंखें बंद करके बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। देन माहा रियोक को रोते हुए बताती है कि जब रियोक उस रात उसको उसका पाउच देने आया था तो तब वो भी रियोक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी और तब भी जब रियोक ने सभी के सामने उसके साथ डांस किया था, पर हालातों से मजबूर होकर वो कभी रियोक को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता नहीं पाई कि वो भी रियोक को कितना ज्यादा पसंद करती है और फिर से बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। जिसकी ये बात सुन रियोक तुरंत ही उठकर पूछता है कि सच में, यानी कि सच में तुम भी मुझे पसंद करती हो? जिसे एकदम ही उठा देख माहा काफी बुरी तरह शॉक हो जाती है और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। तो फिर अब रियोक माहा के पास आकर उसका फेस पकड़ के बोलता है कि उसके लिए माहा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सच में माहा को दिल से पसंद करता है। और बस फिर बिना टाइम वेस्ट किए रियोक माहा को डायरेक्ट किस कर देता है, जिसके ऐसा करने से माहा बहुत बुरी तरह शॉक थी, पर फिर बाद में वो भी अपनी आईज क्लोज कर लेती है। यानी अब फाइनली ये दोनों एक दूसरे से अपनी लव फीलिंग कन्फेस कर चुके हैं। और वहीं बाहर कांग और चोई पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ रखने के लिए इंटरव्यू दे रहे थे और फिर माहा के वहाँ से जाते ही वो दोनों भी हॉस्पिटल से चले जाते हैं। अब रात होती है जहाँ जब जैसी माहा अपने डॉर्म पहुँची कि तभी उसके पास रियोक की कॉल आती है जो कि माहा को बताने लगता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। तो ये सुन माहा ब्लश करने लगती है, पर फिर तभी नर्वस होकर कॉल कट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर जून, चोई एंड कांग ये तीनों थक हार के वापस डॉर्म आए
और आपस में रियोक एंड महा के बारे में बात कर ही रहे थे, मगर जैसे ही हानजाए वहाँ से गुजरा तो ये तीनों चुपचाप होकर बैठ गए और फिर उसके जाते ही फिर से इस बारे में बात करने लगे कि उन्हें इस बारे में सीओ पार्क से सीक्रेट रखना होगा। कि तभी इतने में वहाँ से कांग भी गुजरा, जिसे देख ये तीनों फिर से चुप होकर बैठ गए और फिर कांग के जाने के बाद डिसाइड करते हैं कि अब वो तीनों सभी लोगों से इस बात को सीक्रेट रखेंगे। और फिर जब कांग और हानजाए ये दोनों वापस अपने रूम में जाने लगते हैं तो उन्हें देख ये तीनों एक बार फिर चुपचाप होकर बैठ जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब माहा बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कैफ़े आती है तो वहाँ वो देखती है कि काउंटर पर जिहाक नहीं बल्कि कोई और लड़की है जो कि अब जिहाक के कैफ़े में काम करेगी। माहा उसे अपना इंट्रोडक्शन दे ही रही थी पर उस लड़की ने माहा को बीच में ही रोककर उससे उसके ऑर्डर के बारे में पूछा कि उसे कौन सी कॉफ़ी चाहिए, जिस पर फिर जब माहा ने उस लड़की को अपना ऑर्डर बताया तो फिर वो लड़की माहा से पैसे मांगने लगती है। तो ये सुन माहा और भी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि वो कभी जिहाक के कैफे में पैसे नहीं दिया करती थी। कि तभी वहाँ बैठी यूरी और शिम ने माहा को बताया कि उन दोनों ने भी आज पे किया है और फिर तभी वहाँ जिहाक आए जिन्होंने बताया कि उन्होंने भी आज कॉफ़ी के लिए पे किया है। पर फिर तभी वो खुश होकर बोलते हैं कि उन्हें फाइनली अपने कैफे के लिए एक भरोसेमंद लड़की मिल गई है, इसलिए वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियोक अचानक अपने बेड से उठकर वापस जाने लगता है, जिसे जब जैसी मैनेजर जून ने ये कहकर रोका कि तुम्हें अभी और रेस्ट की ज़रूरत है तो ये सुन वो बोलता है कि नहीं और फिर एक्सरसाइज करके दिखाता है कि देखो मैं बिल्कुल फिट हूँ, इसलिए हटो और मुझे यहाँ से जाने दो। पर मैनेजर जून मानते नहीं। तो फिर ये देख रियोक ज़बरदस्ती वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है पर मैनेजर जून उसे तब भी वहाँ से जाने नहीं देते और बताते हैं कि हमने आर्टिकल्स में पब्लिक को तुम्हारी कंडीशन सीरियस बताई है, इसलिए तुम्हें ना चाहकर भी यहाँ कुछ दिन रुकना ही होगा। बट रियोक बिल्कुल मानता नहीं क्योंकि उसे माहा की याद आ रही थी, इसलिए उसे बाहर जाना ही होगा। और फिर वो मौका देखते ही फिर से भागने लगता है, जिसके मैनेजर जून पैर पकड़ लेते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि तुम प्लीज़ अपने प्यार के चक्कर में हम सबको मत फंसवाओ। पर रियोक नहीं मानता और कहता है कि कुछ नहीं होगा, आप प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट रखो। बट मैनेजर जून उसे तब भी जाने नहीं देते। और वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में सीओ पार्क ने दोबारा हानजाए को बुलाया और कहा कि उसे उसकी टीम पर और ध्यान देना होगा क्योंकि मैनेजर जून सॉफ्ट हार्टेड है, जिस वजह से उन पर भरोसा करना ठीक नहीं। इसलिए अब एक बार फिर तुम्हें अपनी टीम के सभी मेंबर्स पर कड़ी नज़र रखनी होगी, जिस बात के लिए हानजाए मान जाता है और सीओ पार्क से कहता है कि वो उन्हें बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देगा। कि तभी सीओ पार्क के पास मैनेजर जून की कॉल आती है और उन्होंने रियोक के बाहर जाने के बारे में पूछा। तो ये सुनते ही सीओ पार्क भड़क जाते हैं और मैनेजर जून से रियोक को 2 दिन तक कहीं भी बाहर भेजने से मना कर देते हैं। तो फिर अब रियोक शांत बैठता है एंड महा को भी मैसेज करके बताता है कि उसको 2 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, पर डिस्चार्ज होते ही वो महा से मिलेगा। तो ये सुन महा खुश होने लगती है और फिर जब जैसे ही महा रियोक को एक क्यूट स्टिकर सेंड करती है तो ये देख रियोक सोचने लगता है कि अब उसे रिप्लाई में कौन सा स्टिकर सेंड करना चाहिए। और फिर जब उसने इस बारे में मैनेजर जून से पूछा, जब मैनेजर जून भी रियोक को कुछ नहीं बता पाए तो इस पर वो उन्हें यूजलेस बोल देता है। तो ये सुन मैनेजर जून को गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो ज़बरदस्ती रियोक का फ़ोन छीन कर महा को किसिंग स्टिकर सेंड कर देते हैं, जिसे देख रियोक बहुत बुरी तरह शॉक होता है एंड मैनेजर जून से गुस्से से बोलता है कि अब समझ आया कि आप आज तक सिंगल क्यों हो। और वहीं जब महा उस स्टिकर को देखती है तो वो उसे देखकर शर्माने लगती है। कि तभी महा के पास चोई और कांग ये दोनों भी आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम रियोक से बात कर रही हो, पर कल जो हमने तुम दोनों के लिए किया उसे कभी मत भूलना। तो ये सुन महा उन दोनों को थैंक्स कहने लगती है। देन चोई बोलता है कि अगर रियोक तुम्हें परेशान करे तो तुम डायरेक्ट हमारे पास आ सकती हो, हम पक्का तुम्हारी साइड लेते हुए तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये सुन महा खुश हो जाती है और बस फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं एंड रियोक वापस ड्रॉम आता है, जहां उसके ग्रुप के सभी मेंबर्स ने रियोक का बहुत अच्छे से वेलकम किया। फिर जब वो नेक्स्ट डे वापस शूटिंग पर आया तो वहाँ उसकी सभी फैंस भी रियोक का काफ़ी अच्छे से वेलकम करती हैं एंड रियोक को शूटिंग के लिए गुड लक भी बोलती हैं। जिसके बाद फिर जब रियोक शूटिंग के लिए जा रहा होता है कि तभी यूजिन रियोक को रोक कर उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। तो इस पर रियोक
रियोक बताता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, और फिर तभी आगे जाकर रुक जाता है एंड यूजिन के पास वापस आकर पूछता है कि क्या तुम महा को पसंद करते हो। तो इस पर यूजिन बोलता है कि नहीं, यानी मैं उसे पहले पसंद करता था पर अब वो मेरे लिए सिर्फ मेरी एक पुरानी दोस्त है। तो ये सुन रियोक बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है, बट तभी यूजिन कहता है कि पर तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब भी महा का दोस्त हूँ और पूरी लाइफ तक उसके साथ ही रहूँगा। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे महा 1% भी लाइक करना शुरू कर देगी तो तब मैं उस चांस को छोड़ूंगा नहीं, बल्कि महा को अपना बना लूंगा। जिसकी ये बात सुन रियोक को गुस्सा आने लगता है, पर यूजिन बिना रियोक से और कोई बहस करे वहाँ से चला जाता है। पर उसके जाने के बाद भी रियोक उससे गुस्से से ही घूर रहा था। अब इन दोनों की शूटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ इस बार रियोक कार को सही से रोकता है और फिर कार से बाहर निकलकर सभी लोगों से फाइट करने लगता है। और फिर जब यूजिन रियोक के पास आया तो यहाँ रियोक उससे भी काफ़ी अच्छे से फाइट करता है, जहाँ सीन के एंड में ये दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ के एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लगते हैं, जैसे कि ये दोनों आज ही एक दूसरे को जान से मार देंगे। कि तभी सीन चेंज होकर यूरी पे आता है, जो कि सियोक के साथ बैठकर म्यूजिक पे काम कर रही थी। कि तभी ठीक टाइम पर बैंग भी वहाँ आ जाता है, जो कि यहाँ जानबूझकर यूरी को ही देखने आया था। जहाँ जब यूरी उसे हेलो करती है तो ये देख वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है एंड यूरी से फिर से उसके साथ काम करने के लिए पूछता है, जिस पर इस बार भी यूरी उसे साफ मना कर देती है, ये बोलकर कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो तब बैंग उसे रोककर बोलता है कि तुम इस बारे में फिर से सोचना, क्योंकि मैं सिर्फ हम दोनों के साथ में काम करने की बात कर रहा हूँ, ना कि पूरी शार्क्स टीम के साथ। तो ये सुन यूरी तब भी बैंक को मना करके वहाँ से चली जाती है, जिससे बैंक को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील होती है। पर सियोक का हंस हंस के बुरा हाल होता जा रहा था। अब रात होती है, जहाँ रियोक अपनी शूटिंग ख़त्म करके जून से उसकी कार कीज मांगता है ताकि महा से मिलने जा सके, जो कि मैनेजर जून रियोक को बिल्कुल भी देना तो नहीं चाहते थे, पर फिर ना चाहते हुए भी वो उसको अपनी कार की दे देते हैं। जिसके बाद फिर रियोक महा के घर के बाहर आकर महा के आने का वेट करता है, जहाँ फिर जब जैसे ही महा आ जाती है तो उससे रियोक बोलता है कि इस दिन को हमेशा याद रखना, क्योंकि आज हम दोनों की फर्स्ट डेट है। तो ये सुन महा खुश हो जाती है और फिर ये दोनों खुशी खुशी एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जहाँ जाने से पहले रियोक सोचता है कि यहाँ बहुत भीड़ है, इसलिए अगर किसी ने भी मुझे और महा को देख लिया एंड हमारी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली तो इससे उन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोनों ब्रिज जाने के प्लान को कैंसिल कर देते हैं। फिर ये दोनों एक कपल प्लेस आते हैं, पर वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से इन दोनों को यहाँ भी रुकना सही नहीं लगता, इसलिए दोनों वहाँ से भी चले जाते हैं। और बस अब कोई भी रास्ता नहीं होने की वजह से कार को एक सर्कल प्लेस पर गोल गोल घुमाने लगते हैं। देन अब रियोक सैड होकर वापस डॉम आता है, जिसे उदास देख चोई और कांग उससे उसकी उदासी का रीज़न पूछते भी हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। कि तभी बैंग भी वहाँ आ जाता है, जो कि वो भी रियोक की तरह काफ़ी ज़्यादा उदास दिख रहा था। जिससे जब जैसे रियोक उससे उसकी उदासी का रीज़न पूछता है तो ये सुन बैंग रियोक को अपनी और यूरी की स्टोरी बताने लगता है, ए और बी करके। तो ये सुन रियोक तभी उसे बीच में रोककर बोलता है कि नहीं, यानी ए और बी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, इसलिए तुम सी और डी पर आओ। तो फिर अब बैंग खुद को सी एंड यूरी को डी करके बताने लगता है कि सी जब भी डी से बात करने की कोशिश करता है तो डी उसके ऊपर गुस्सा करके चली जाती है, यानी डी हमेशा सी से गुस्सा रहती है, पर तब भी सी को डी की बातों से बुरा नहीं लगता। तो ये सुन रियोक बैंग को एडवाइस देता है कि सी को नॉन स्टॉप डी से बात करते रहना चाहिए, जिससे कभी ना कभी तो वो सी से अट्रैक्ट होगी। तो ये सुन बैंग खुश हो जाता है एंड रियोक को दिल से थैंक्स बोलता है। जिसके बाद अब रियोक मैनेजर जून को कॉल करके बताता है कि उसका शेड्यूल जो कि 6 बजे का है, उसके लिए जून उसको सुबह के 4 बजे पिकअप करने आए। और फिर सुबह के ठीक 4 बजते ही रियोक महा को कॉल करके उसे बाहर आने के लिए बोलता है। जिसके बाद फिर जब जैसी महा बाहर आती है तो वो वहाँ रियोक को देखकर काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाती है एंड पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस पर रियोक बताता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि अब बस यही एक टाइम है जब हम दोनों को मिलते हुए कोई नहीं देख सकता। तो ये सुन महा भी खुश होने लगती है, पर तभी मैनेजर जून वहाँ आकर रियोक से शूटिंग पर चलने के लिए बोलने लगते हैं। तो फिर ये सुन रियोक महा को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है।
जहाँ से जाने का वैसे तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर तभी मैनेजर जून के ज़्यादा फोर्स करने पर उसको वहाँ से जाना ही पड़ता है। अब हम लालिमा को देखते हैं जिसकी आज रियोक के साथ टीवी एड में शूटिंग है। फिर जब जैसे रियोक शूटिंग प्लेस पे पहुंचता है तो उसे देख लालिमा खुश होने लगती है। अब रियोक अपने मेकअप रूम आकर वहाँ से चैटिंग करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है, जिसको खुश होते हुए लालिमा भी देख रही थी। इसलिए वो डायरेक्ट रियोक के पास आकर पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, यानी तुम्हें इतना ज़्यादा किसने चेंज कर दिया? ज़रूर तुम किसी को डेट कर रहे हो, है ना? तो ये सुन रियोक हाँ बोल देता है। तो ये सुन जब जैसी लालिमा पूछती है कि पर वो लड़की कौन है, तो इस पर रियोक उसको और कुछ बताने से मना कर देता है। पर जब जैसी मैनेजर जून भी वहाँ आते हैं तो उनसे लालिमा पूछने लगती है कि आपने रियोक को वहाँ के साथ डेटिंग करने की परमिशन कैसे दे दी। तो ये सुन मैनेजर जून बहुत बुरी तरह शॉक हो जाते हैं एंड लालिमा से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए फोर्स करने लगते हैं। लालिमा रियोक से बोलती है कि तुम जितना चाहो उतना किसी को भी डेट कर लो, पर लास्ट में तुम मेरे पास ही आओगे। तो ये सुन रियोक कुछ नहीं कहता और फिर लालिमा जाने से पहले रियोक को इतना ज़्यादा स्माइल करने से मना करती है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही हंसता रहा तो इससे और सबको भी उसकी डेटिंग के बारे में पता चल जाएगा। और फिर मेकअप रूम से बाहर आकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह सैड होने लगती है, क्योंकि वो भी सच में रियोक को पसंद करती है, पर आज लाख कोशिश करने के बाद भी वो रियोक को अपना नहीं बना पाई, जिस बात का लालिमा को यहाँ बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है। यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर तब भी वो शूटिंग को कैंसिल ना करते हुए अपने शूट को कंटिन्यू करती है। और वहीं दूसरी तरफ हम शिम को देखते हैं जो कि माहा की तरह ड्रेसअप करने के बाद खुद को मिरर में देखकर स्माइल करती है एंड बोलती है कि अगर मैं माहा की तरह दिखूं एंड माहा की तरह ही स्माइल करने लगूं तो क्या तब यूजिन मुझे नोटिस करेगा। और वहीं दूसरी तरफ माहा रियोक के भेजे हुए मैसेजेस को रीड कर रही थी, जिसमें रियोक ने लिखा हुआ होता है कि बिजी शेड्यूल होने की वजह से आज वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। तो ये सुन माहा उदास हो जाती है, जिसे उदास होते हुए जियाहाक भी नोटिस कर लेते हैं। आप सभी कंफ्यूज हो इससे पहले कि मैं बता दूं कि जिहाक को भी माहा और रियोक के लव रिलेशन के बारे में पता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लालिमा को उसकी एजेंसी की कुछ ट्रेनीज के साथ देखते हैं, जिन्हें लालिमा काफ़ी सारा टेस्टी फूड लाकर देती है, बट वो सभी इसे खाने से मना कर देती हैं, क्योंकि केवल ट्रेनीज को कुछ भी टेस्टी खाना अलाउ नहीं, यानी इन्हें बस डाइट का खाना ही खिलाया जाता है। पर लालिमा उन्हें बताती है कि इस टाइम कोई भी यहाँ नहीं आएगा, इसलिए तुम सभी बेफिक्र होकर ये सब खाओ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक ट्रेनी को भी कभी कभी अपनी पसंद का खाना खाने का बहुत मन करता है। तो ये सुन वो सभी खुश होकर लालिमा के साथ बैठकर उस टेस्टी फूड को खाने लगती हैं, जिन्हें खुश होता हुआ देख लालिमा भी खुश हो रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात होने पर माहा अपने घर जा रही होती है, जहाँ सीढ़ियों पर उसे वो दिन याद आता है जब रियोक उससे पहली बार अचानक ही मिलने आ गया था। जिस सीन को याद कर जब जैसी माहा बोलती है कि काश वो रियोक से फिर से मिल पाती, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है, कि तब इतने में रियोक सच में उसके पीछे से आकर बोलता है कि तो फिर मिल लो। तो तब माहा रियोक को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक एंड खुश हो जाती है, कि तभी फिर रियोक माहा का हाथ पकड़ के उससे अपने साथ कहीं चलने के लिए बोलता है। और फिर ये दोनों एक माउंटेन पर जाते हैं, जहाँ का काफ़ी लंबा रास्ता चलने के बाद ये एक जगह बैठकर साथ में कॉफ़ी पीने लगते हैं, जहाँ माहा रियोक के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इसलिए बोलती है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैं इतनी रात में शार्क्स मेंबर के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रही हूँ। तो ये सुन रियोक भी माहा से खुश होने लगता है। पर जब एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद ये दोनों वापस घर जा रहे थे, कि तभी कोई छुपके से इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है, यानी कोई था जो कि बहुत देर से इन दोनों के ऊपर नज़र रखे हुए था। और फिर उस पर्सन ने यहाँ माहा और रियोक की बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, जिसके बाद जब मॉर्निंग हुई एंड माहा अपने घर से निकलकर शूटिंग के लिए जा रही थी, कि तभी उसको अपने नाम से एक पार्सल रखा मिलता है, जिसे जब जैसी वो ओपन करती है तो उसे देख माहा बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है, कि तभी हमेशा की तरह हमें इस पार्ट के एंड में भी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
जहाँ रियोक जल्दी से वैन में से उतर कर वैन में रखे सामान में से माहा के पाउच को ढूंढने लगता है, जो कि मैनेजर जून ने छुपा दिया था। फिर जब जैसे ही उसे माहा का पाउच मिलता है तो वो उसमें से उसी डायरी को निकाल कर देखने लगता है, जिसे देखकर वो पागलों की तरह डायरेक्ट माहा से मिलने उसके घर चला गया था। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि माहा ने उस डायरी के अंदर लिखा होता है कि रियोक तुम मेरे सुपरस्टार हो, आई लाइक यू। तो उसे देख रियोक बोलता है कि तुम्हारा दिल मेरे पास है और चैन की सांस लेने लगता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.